आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अभी कुछ दिनों पहले कुछ खबरें चल रही थी, तो मैं सीधा जानना चाहूँगा, क्या घर वापसी हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। अब हमारा घर कांग्रेस पार्टी है। देखिए, लोगों को अफवाहें फैलाने में मजा आता है। ये सब अफवाहें हैं, लेकिन ये सत्यता है जो आप कह रहे हैं। ये सत्य बात है कि बहन जी ने इस चुनाव में महज वो ट्वीट कर रही हैं। क्या मानते हैं कि अखिलेश जी को कैसा मानते हैं? अब अखिलेश जी को तो अखिलेश जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे आग जल रही है। मौसम ठंडा है और मौसम चुनाव का है। आपने प्री पोल सर्वे हमारे देखे होंगे। लगातार जो प्री पोल सर्वे हम उत्तराखंड में कर रहे थे, पर आज क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, आज हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के युवा नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम चर्चा करेंगे यूपी चुनाव को लेकर। तो जो युवा नेता आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम है अफजल सिद्दीकी साहब और वो आज हमारे साथ हैं। हम यूपी चुनाव को लेकर उनसे चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आने वाला चुनाव, आने वाला समय किसका है। अफजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। धन्यवाद नितिन जी। सर, चुनाव पास है, उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई, चुनावी मौसम है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश में बदलाव होने वाला है और माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बदलाव की आप बात कर रहे हैं और प्रियंका जी कहती हैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। तो क्या इस नारे से आपको फ़र्क दिखता है कि यूपी में फ़र्क है? बिल्कुल, यूपी में तो फ़र्क है ही। यूपी के साथ साथ पूरे देश में फ़र्क है। और ये जो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने ये नारा दिया कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये महिलाओं को, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक औजार दिया है। और खाली ये नारा नहीं दिया है, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। उन्होंने कहा कि 40% जो टिकट हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में, वो महिलाओं को दिए जाएंगे और सरकार बनने के बाद बड़ी मात्रा में उनकी भागीदारी सरकार में भी रखी जाएगी। तो आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस इतनी मजबूत है यूपी में कि वो सरकार बना लेगी? देखिए, बिल्कुल इस बार कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ाई लड़ रही है। महिलाओं की, किसानों की, नौजवानों की और समाज के अन्य वर्गों की, सर्व समाज की, हर समाज के लोगों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रही है और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। और ये देहात में, शहर में, गांव में, हर जगह पर लोग कांग्रेस को लाने की बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की कमान को माननीय प्रियंका गांधी जी के हाथ में सौंपा जाए। क्या ऐसा हो सकता था कि अगर लड़ाई ये एक साथ होके लड़ी जाती तो इसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि ये नुकसान नहीं होगा? मतलब अगर अलग अलग होके सब पार्टियां, अलग दल लड़ेंगे। देखिए, इसको देखने के नितिन जी सिक्के के 2 पहलू हैं। ये भी कहा जा सकता है कि लड़ाई बेहतर होती, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि शायद अलग अलग लड़ने से वोटों का डिवीज़न अच्छी तरह से हो पाएगा, जिसमें कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा। त्रिकोणीय लड़ाई हो जाएगी और इसका फ़ायदा हम लोग उठाएंगे। आप कहीं ना कहीं फ़ायदे की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को फ़ायदा होगा, पर एक तरह से अगर एकजुट होकर लड़ते, क्योंकि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और छोटे दल कई सारे उनके साथ जुड़ गए, तो कांग्रेस अगर साथ आ जाती तो एकजुटता और मजबूती नहीं मिलती इस चीज़ को। देखिए, ये पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने करके देखा, उसका सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। इसलिए इस बार हमारे नेताओं ने, हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने ये फैसला लिया कि हम लोग अकेले चुनाव में जाएंगे। हमें ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगा और हमें उम्मीद है कि इसके बेहतर रिजल्ट होंगे। अफजल भाई, जब लोगों को पता चला कि आज 1 to 1 में हम लोग एक इंटरव्यू कर रहे हैं आपका, तो बहुत सारे मैसेज और कॉल मेरे पास आने लगे। अच्छा, उसमें कुछ लोगों ने सवाल अपने भेजे थे, क्योंकि मैंने कहा था जो भी सवाल
आप अपना पूछना चाहते हैं तो आपको जो फॉलो करने वाले युवा हैं, बहुत से लोगों ने सवाल किया। उनका सवाल उनमें से कई लोगों का सवाल ज़्यादातर ये था कि कहाँ से लड़ रहे हैं आप? देखिए नितिन जी, ऐसा है कि मैं पार्लियामेंट चुनाव लड़ा था और आगे भी मैं पार्लियामेंट चुनाव लड़ने के लिए ही इच्छुक हूँ। इस विधानसभा चुनाव में मैं पार्टी के अन्य कैंडिडेटों के लिए भाग दौड़ करके, मेहनत करके उनको जिताने का काम, उनको लड़ाने का काम करूँगा। तो मैं इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ना मेरे परिवार का कोई सदस्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है। और हम लोग पार्टी के लिए, एक एक उम्मीदवार के लिए दौड़ भाग करके लड़वाने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। क्या यूपी में डबल इंजन सरकार को फेल मानते हैं आप? बिल्कुल फेल नहीं होती तो आज आपको इतनी भयानक स्थिति प्रदेश की देखने को ना मिलती। अगर ये फेल ना होती, पास होती, तो उत्तर प्रदेश विकास की राह पे चल रहा होता। लेकिन ये तो उल्टा चल रहा है, माइनस पे चल रहा है। किसी भी क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं है, कोई योजनाएं लागू नहीं हुई, केवल और केवल लोगों का उत्पीड़न हुआ है, गुंडा राज बढ़ा है, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, किसानों का उत्पीड़न हुआ है और खास तौर पे सरकारी संपत्ति को बेचने का काम किया गया है। आपने अभी गुंडे राज की बात करी, यूपी में आपने कहा गुंडा राज, माफिया राज बढ़ गया, पर सरकार जो कहती है, सरकार दिखाती है सबसे ज़्यादा एनकाउंटर इनके काल में हुए। सबसे ज़्यादा क्राइम अगर रोका तो योगी सरकार ने रोका, जैसा हम टीवी में और चैनलों में देखते हैं। तो क्या स्थिति आपका कहना है स्थिति दूसरी है एक तरह से? देखिए, आंकड़े कुछ और बताते हैं। ये जो एनकाउंटर हुए इसमें कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने फर्जी हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता नितिन जी। लेकिन जितने गुंडे, जितने बदमाश, जितने क्रिमिनल इस वक्त पे उत्तर प्रदेश की सड़कों में घूम रहे हैं, इतना पहले कभी नहीं हुआ। इतिहास में कभी इतना गुंडा बदमाश यूपी की सड़कों में नहीं घूमता था जितना इस सरकार में नए पैदा हुए और उनकी तादाद भी बढ़ी और जितने घूम रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले कुछ खबरें चल रही थी, तो मैं सीधा जानना चाहूँगा, क्या घर वापसी हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। अब हमारा घर कांग्रेस पार्टी है और हम, यही हमारा घर है और हम मरते दम तक, जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारा राजनीतिक जीवन है, हम कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और आपने देखा होगा 2 दिन पहले मेरे पिताजी ने इस विषय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति को साफ किया और उन्होंने कई पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए इस बात को कहा था कि हम कहीं नहीं जाने वाले, हम बिल्कुल मजबूत खंबे की तरह कांग्रेस पार्टी के लिए खंबा बन करके हम कांग्रेस पार्टी में रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। कौन से ऐसे लोग हैं जो लगातार अभी, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा घर वापसी हो रही है, कुछ ने कहा समाजवादी में बात हो गई और अब कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगी कि समाजवादी में आप लोग जाने, क्यों ऐसा लोग करते हैं? मतलब आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, लोगों को अफवाहें फैलाने में मज़ा आता है। ये सब अफवाहें हैं और हर समय पर अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ा करके अफवाहों का बाज़ार गर्म किया जाता है ताकि न्यूज़ चैनल पे कोई खबर चले, कोई पट्टी चले और लोगों के लिए एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सके, टीआरपी बढ़ाया जा सके। ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने हमको अप्रोच नहीं किया, लोगों ने अप्रोच भी किया, मगर हम लोगों ने मना किया उनको और हाथ जोड़ लिए। और हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोग स्थिति पहले भी साफ कर चुके हैं और यही हमारा घर है। हम, हमारा परिवार, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी सब कांग्रेस में ही हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। बीते दिनों कोरोना से सभी आहत थे और मैं लगातार पोस्टें देख रहा था। बांदा से कई ऐसी तस्वीरें हैं, कई ऐसे लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला कि माननीय मंत्री जी ने जितना काम बांदा में करा, आज उसका फ़ायदा उन लोगों को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं मंत्री जी चुनाव लड़ें, आप लड़ें, तो विधानसभा क्यों नहीं? देखिए नितिन जी, हमारा मानना ये है कि अगर हम खुद चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव, तो शायद हम दूसरी सीटों पर इतनी मेहनत ना कर पाएँ। तो हम लोगों को, और पार्टी नेतृत्व भी यही चाहता है, हम लोग
भाग दौड़ करके कई और सीटों पे भाग दौड़ करें और उनको जिताने का काम करें, बनिस्बत खुद लड़ें। फिर हम लोग पार्लियामेंट चुनाव लड़ते आए हैं, हम पार्लियामेंट चुनाव लड़े थे, आगे आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में फिर प्रयास करेंगे, फिर लड़ेंगे, इसलिए विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लोग याद करते हैं और माननीय मंत्री जी को विजनरी नेता कहते हैं, उनका विजन बहुत साफ था, उन्होंने काम करा। जब ऐसी चीज़ें आपके सामने आती कैसा लगता है? क्योंकि ये बड़ी खुशी की बात है कि लोग आज अप्रिशिएट कर रहे हैं उन कामों को जो काम आपकी सरकार में आपके द्वारा हुए। नितिन जी, ऐसा है कि हम लोग बांदा से आते हैं, आपको ज्ञात है बांदा एक बहुत पिछड़ा जिला था, पूरा मंडल या मैं ये कहूँ पूरा बुंदेलखंड ही बहुत पिछड़ा था। और जब मौका मिला मेरे पिताजी को जब 2007 से 12 तक मौका मिला, या उससे पहले 2002 में या 1997 या 1995 में, वो 4 बार मंत्री बने। उन्होंने पूरी कोशिश करके बांदा और उसके आसपास के इलाके के विकास के लिए, विकास कार्यों के लिए सरकार से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले जा करके वहाँ विकास कार्य करवाए। आप ये देखें, अभी आप कोरोना की बात कर रहे थे, बांदा में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनवा करके उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया। वो सरकारी मेडिकल कॉलेज बांदा में, वो सिर्फ बांदा ज़िले के नहीं बल्कि आसपास के और ज़िले, चित्रकूट ज़िला, महोबा ज़िला, हमीरपुर ज़िला, यहाँ से लोगों को लाया गया और वहाँ इलाज के लिए रखा गया। और लोगों ने ये माना कि अगर ये मेडिकल कॉलेज ना बनवाया गया होता उस समय पे तो आज हाहाकार मच गई होती वहाँ, हाहाकार, क्योंकि इलाज के लिए और कोई साधन ही नहीं है, वहाँ अच्छे अस्पतालों का अभाव है। तो इसलिए और भी तमाम काम किए गए, जैसे बांदा में हमारे बाढ़ की बड़ी समस्या थी, तो उसके लिए केन नदी में या जहाँ जहाँ से भी पानी भरता था वहाँ पर बांध बनवाए गए। बांदा में रिंग रोड का निर्माण किया गया, बांदा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई गई, हर रोड को बनाया गया। लखनऊ से बांदा 2007 से पहले 6-7 घंटे लगा करते थे, आज वो समय आधा हो गया, 3-3.5 घंटे में लखनऊ से बांदा हम लोग पहुंच जाते हैं। तो बहुत काम करवाए गए, बहुत ओवर ब्रिज बनवाए, बहुत सड़कें बनवाई, रिंग रोडें बनवाई, पार्क बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई, बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए स्कूलों को बनाया गया और तमाम इस तरह के विकास कार्य उन्होंने कराए। तो वो ये तो सत्य बात है कि वो एक विजनरी लीडर है और हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, वही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे सीख करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और उनके द्वारा बताई गई चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी किसान आंदोलन अब ख़त्म हो गया, हम लोग भी कवर कर रहे थे लगातार, तो उसमें बहुत से ऐसे किसान थे, क्योंकि योगी सरकार कहती है कि हमने गन्ना मूल्य सबसे ज़्यादा बढ़ाया, तो उनमें कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने बताया गन्ना मूल्य सबसे ज़्यादा जब बढ़ा था बसपा की सरकार में, और माननीय मंत्री जी उस समय गन्ना विभाग होता था, गन्ना मंत्री थे। तो मैंने ये सवाल मैंने कहा जब मैं कभी आपसे या मंत्री जी से मिलूंगा मैं ज़रूर पूछूंगा, तो ऐसा क्यों होता है कि योगी सरकार कहती है, भाजपा सरकार कहती है कि सबसे ज़्यादा मूल्य हमने बढ़ाया, जबकि वृद्धि की बात करें और प्रतिशत की बात करें तो आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ? देखिए नितिन जी, हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, मेरे पिताजी भी किसान के बेटे हैं, मेरे पुरखे भी किसान थे, तो हम लोगों को किसान का दर्द का एहसास था, है और रहेगा। जब 2007 से 12 तक की सरकार में मेरे पिताजी को मौका मिला और जब उन्हें अनेक विभागों के साथ साथ एक गन्ना चीनी मिल विभाग भी दिया गया, तो आप देखिएगा ये चीज़ रिकॉर्ड में है कि आज़ादी से 2007 तक, आज़ादी 1947 से 2007 तक जो रेट बढ़े उससे दोगुने रेट 2007 से 12 तक गन्ने के बढ़ाए गए 5 सालों में। जो 60 साल में बढ़ाए गए उनसे दुगने 5 साल में बढ़ा दिए गए। तो ये तो काम हुआ है, ये तो रिकॉर्ड में है और लोग इस बात को जानते हैं, महसूस भी करते हैं, तो ये हुआ है। यूपी में कहीं ना कहीं बात करें तो प्रियंका जी की परछाई इस समय नसीमुद्दीन साहब हैं, और लोग मैं काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखता रहता हूं, तो ये बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए भी।
और क्या देखते हैं कि यूपी के साथ साथ उत्तराखंड, क्योंकि छोटा राज्य है और करीबी राज्य है यूपी का, तो जो प्रियंका जी का नारा है उसकी गूंज उत्तराखंड तक आएगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि गूंज उत्तराखंड तक देखते हैं आप, क्योंकि चुनाव साथ ही साथ हैं दोनों राज्यों में। नितिन जी, इसकी गूंज महज उत्तराखंड तक नहीं, इसकी गूंज पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूरे देश में है, पूरे देश में है। हम उत्तर प्रदेश की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो नेता हैं प्रियंका गांधी जी, वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और हमसे भी काम उत्तर प्रदेश में ही लिया जा रहा है। लेकिन इस चीज से पूरे देश में रहने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ गया है और उन्होंने अपने आत्मशक्ति को पहचाना है और आत्मनिर्भर होने की राह पे वो निकल गई हैं। एक बार चुनाव करीब है तो एक बात करते हैं बसपा पे एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या बसपा पॉलिटिकल सुसाइड कर चुकी है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो उन्होंने लिस्ट जारी करी अपने प्रत्याशियों की, तो उन्होंने सब डमी कैंडिडेट खड़े करे, ऐसा देखने को मिला और लोग भी कह रहे हैं। एक साइलेंटली आवाज़, क्योंकि पैसों की आवाज़ तो हमेशा, पैसे टिकट को लेकर तो हमेशा आवाज़ उठती रही, और हम देख रहे हैं कि चुनाव करीब है, बहन जी घर में कैद हैं। तो क्या ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, कौन सा ऐसा डर है जो वो घर में कैद है? देखिए, ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि बहन जी को किस चीज़ का डर है, लेकिन ये सत्यता है जो आप कह रहे हैं, ये सत्य बात है कि बहन जी ने इस चुनाव में सभी पार्टियों को एक वॉकओवर दे दिया है और इस पूरे चुनाव में उन्होंने घर से निकलने का काम नहीं किया, महज वो ट्वीट कर रही हैं। 100 कुछ ट्वीट वो कर चुकी हैं और ट्वीट के जरिए वो चुनाव लड़ रही हैं और बिल्कुल सुसाइडल है ये। और यही कारण है कि बसपा, बहुजन समाज पार्टी कहीं भी लड़ाई में नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर, बाकी उत्तर प्रदेश के बाहर तो वो कुछ है ही नहीं, वो तो पहले ही ख़त्म हो गई थी, जहाँ इक्का दुक्का सीट्स आया भी करती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी मुकाबले से बाहर हो गई है। जब नाव को चलाने वाले ही चले गए तो नाव तो डूब गई। क्या मानते हैं कि अखिलेश जी को कैसा मानते हैं? अब अखिलेश जी को मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी 1-2 बार जो भी जितनी भी उनसे मुलाकात है, तो अखिलेश जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उस नाते से मैं सभी नेताओं की यूँ तो इज्जत करता हूँ, अखिलेश यादव जी की भी इज्जत करता हूँ। क्या ये माना जाए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, तो सीमित आप यूपी तक रहेंगे या 5 राज्यों में आप कैंपेनिंग करेंगे? ये पार्टी नेतृत्व के ऊपर है। पार्टी नेतृत्व जहां हमें भेजेगा, लक्षद्वीप भेज दे तो हम लक्षद्वीप जा करके भी पार्टी की काम करेंगे, महाराष्ट्र भेज दे वहां जाके पार्टी का काम करेंगे। नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है नितिन जी। उत्तर प्रदेश में हम काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश के, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबसे आखिरी तक तो उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है, बाकी पंजाब में, मणिपुर में, उत्तराखंड में या गोवा में, इन सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण से पहले ही चुनाव समाप्त हो जाएगा। तो कहीं और जाने का मौका हमको नहीं लगता कि हमको लग पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। अब वो 7 चरण, या तो 7 चरण खत्म हो जाने के बाद किसी और प्रदेश में चुनाव होता तो निश्चित हम लोग वहाँ जाते और पार्टी की तरफ से हमारी ड्यूटी लगाई जाती। लेकिन इस बार तो क्योंकि नहीं ऐसा होता दिख रहा है, तो हमारा केंद्र तो उत्तर प्रदेश पे ही केंद्रित हमारा ध्यान ज़्यादा है। क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है, 403 विधानसभाएं सीटें हैं, और कहीं ना कहीं ये कहते हैं यूपी का दरवाज़ा दिल्ली तक जाता है। तो क्या डबल इंजन की सरकार की बाय बाय होने वाली है? बिल्कुल बाय बाय होने वाली है, और ये अब इनके दिन भर चुके हैं, इनके दिन भर चुके हैं। बिल्कुल निश्चित उत्तर प्रदेश उसकी शुरुआत करेगा, और उसके बाद 2024 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो उसके बाद केंद्र से भी इनकी टाटा बाय बाय, अलविदा बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, जितना सामान्य वर्ग है, मिडिल क्लास लोग हैं, क्योंकि हमने देखा रामदेव जी 2013 में कहते थे
कि 30 रुपये लीटर वाली पेट्रोल वाली सरकार चाहिए या 80 रुपये वाली। अच्छा, उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के दाम था वो 200 रुपये प्रति बैरल भी पार था, और आज की बात करें वर्तमान में तो ये 40 तक भी गया, और ये 60-40 में गिर रहा है। मतलब इंटरनेशनली 3 गुना डाउन हो गया तेल की कीमत। और देखा जाए तो उस समय 60 रुपये जो चीज़ थी आज 90 रुपये और 100 रुपये भी पार हो गई थी। इससे पहले जब मैंने आपका आज से 1.5 साल पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू किया तो उसमें आपने कहा था ये बात कि कुछ ही दिनों में आपको 100 पार दिख जाएगा, और ये सत्यता हुई। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली और लोगों को सीधा सीधा झटका दिया बीजेपी ने। देखिए, मिडिल क्लास को ख़ास तौर पे, और इन लोगों ने झटका क्या दिया, इन्होंने ठगा और उनकी जेबों पे डाका डालने का काम किया। मैं देख रहा था जब पिछले दिनों, आज से 2-3 महीने पहले जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे थे तो 35-35 पैसे करके इन्होंने लगातार 1 महीने तक रेट बढ़ाए, रोज़ 35 पैसे बढ़ा देते थे। जब आप फ्यूल के प्राइसेस बढ़ाते हो, पेट्रोल डीजल के जब आप दाम बढ़ाते हो तो उससे सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, तो एक ये महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ाने का भी काम इन्होंने किया। बाद में जब इन्होंने देखा कि चुनाव आ रहा है और हिमाचल में एक चुनाव था, उपचुनाव में, और अन्य राज्यों में भी उपचुनाव में जब इनकी स्थिति बहुत ख़राब हुई तो डर के मारे इन्होंने उसको फ्यूल प्राइसेस को कम करने का भी काम किया। लेकिन ये तो ज़रूर है कि इन्होंने मध्यम वर्ग के साथ साथ हर वर्ग, जो रोज़ कमाने वाले लोग भी हैं, यानी हर आदमी के जेब में डाका डालने का काम इन्होंने किया। आपने डर की बात कही, इन लोगों ने डर कर करा, पर मोदी जी तो 56 इंच का सीना वाले हैं, और आप कांग्रेस से हैं और कांग्रेस की सरकार पंजाब में है। मोदी जी पंजाब जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि चन्नी जी मोदी जी को डिफेंड करने लगे, और मोदी जी ने पहुंच के एक ट्वीट करा, कहा चन्नी जी का धन्यवाद देना, मैं सही सलामत पहुंच गया। देखिए, मैं तो नहीं समझ पाया कि ये इतना बड़ा ड्रामा जो रचा गया हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये किस लिए रचा गया। ये इसलिए रचा गया कि उनकी रैली में भीड़ नहीं पहुंची, उनकी रैली में 90% कुर्सियां खाली थीं, या कोई और कारण था। लेकिन ये ड्रामा ज़रूर है, क्योंकि नितिन जी, आपको एक बात बताता हूँ, प्रधानमंत्री हैं वो देश के। हाँ, सुरक्षा से चूक तो हुई कहीं ना कहीं। एक बात बताता हूँ आपको, जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का काफिला चलता है तो उसके 4 किलोमीटर आगे एक पायलट गाड़ी चलती है, जिसका काम ये होता है कि रास्ते को क्लियर देखना कि रास्ता क्लियर है कि नहीं है, और अगर आगे कोई बाधा है या कोई परेशानी है तो वो वायरलेस पे अलर्ट कर देती है, वो गाड़ियाँ पीछे रुक जाती हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब उस पायलट गाड़ी ने, वो 4 किलोमीटर आगे जा रही थी, वो पुल तो 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा था नहीं, तो यदि चाहते तो पहले ही घूम के यूटर्न ले सकते थे। क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि प्रधानमंत्री जी को वहाँ जा करके, अच्छा वहाँ से किसान उनसे 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे थे, ऐसा नहीं है, उनके काफिले के पास जो लोग शोर मचा रहे थे, आप गौर से देखिएगा उस वीडियो को, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर के वहाँ शोर मचा रहे थे, हल्ला कर रहे थे, नारे काट रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में वहाँ सड़क पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ पीएम की गाड़ी के इतने नज़दीक क्यों एसपी जी ने आने दिया, या उनकी सिक्योरिटी में चल रही और भी जो फोर्सेस थी उनको इतनी परमिशन क्यों दी गई कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे इसलिए उनको पास लगने दिया। भाई, किसानों का जो पॉइंट था वो तो वहाँ से काफ़ी दूर था, और प्रधानमंत्री चाहते तो पहले ही यूटर्न मार के जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, वो तो एक ड्रामा क्रिएट करना था। आपका कहीं ना कहीं कहना है मीडिया प्रेम और 5 राज्यों में चुनाव सिंपैथी लेने का कारण ये बना क्या? बिल्कुल सिंपैथी, इन्होंने अपनी बिगड़ी हुई चीज़ को बनाना चाहा। बिगड़ी हुई चीज़ क्या थी कि वहाँ रैली जो चल रही थी वहाँ लोग पहुँचे नहीं, वहाँ 90% कुर्सियाँ खाली थीं। अब प्रधानमंत्री वहाँ जाना नहीं चाहते थे, जाते तो बेइज्जती होती। तो उन्होंने उस बिगड़ी हुई चीज़ को बनाने के लिए पूरा एक नया कहानी, नया ढोंग रच दिया और उसकी सिंपैथी लेने की कोशिश की। लेकिन जनता है, सब जानती है, वो सारा भेद खुल गया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिन्होंने ये ड्रामा रचा था, उनको मुँह की खानी पड़ी और बड़ी बदनामी हुई। जनता जवाब दे देगी? बिल्कुल दे देगी।
अच्छा, गवर्नर हैं सतपाल मलिक जी, लगातार मोदी जी के बारे में लगातार किसानों के हितों को लेकर अपनी राय रखते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, शायद आपने देखा होगा ज़रूर वो इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा जब मैं मोदी जी के पास गया 700 किसान जो मर गए उनकी बात करी और किसानों के हितों में अपनी बात रखी, तो उन्होंने बेरंग उन्हें लौटा दिया और सुना नहीं। और उसके कुछ ही दिनों बाद, ये बात कुछ दिन पहले आपको पता होगा, जैसे सरकार चुनाव आने से कुछ समय पहले ही सारे बिल वापसी और सारी किसानों के तहत जैसे किसान चाह रहे थे वो किसानों के लिए उन्होंने मान लिया सेंट ने। तो ऐसा क्या केवल चुनाव में फ़ायदा लेने था, पर जहां 1.5 साल से किसान धरने पे बैठा था, वहाँ जब चुनाव पास आए तो उसका फ़ायदा लेने की कोशिश कहीं ना कहीं ली गई। बिल्कुल, ये लोग, इन्हें किसानों से, गरीबों से, मिडिल क्लास के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई लगाव नहीं है। ये तो केवल समाज के इन वर्गों के लोगों की जेब में डाका डाल के पैसा बचा कुचा भी बाहर निकाल के उद्योगपतियों की जेबों को भरने का काम करते हैं। ये जो नए किसान कानून इन्होंने ये लेकर के आए, कृषि कानून, ये इस बहाने से भी अपने खास चेले उद्योगपतियों की जेबों को भरने का काम करने वाले थे। लेकिन हमारे देश का किसान है, बहुत समझदार है, उन लोगों ने आंदोलन किया और 1.5 साल सर्दी, गर्मी, बारिश वो वहीं बैठे रहे, टिके रहे। इन लोगों को मजबूर कर दिया, सरकार को मजबूर कर दिया कि वो उन कृषि कानूनों को वापस लें। तो इसमें तो तारीफ करनी चाहिए हमारे देश के किसान की। सर, आप कह रहे हैं कि सरकार ने ठगा, सरकार ने मिडिल क्लास को छूट पहुंचाई, पर क्योंकि 2014 में भी ये जीते, फिर अगर 5 साल इन्होंने इतना परेशान किया, नोटबंदी आई, जीएसटी आई, सब चीज़ें आई, तो 19 में रिपीट क्यों हुई? कहीं ना कहीं प्यार तो है लोगों को ना भाजपा से या मोदी जी से। ऐसा है नितिन जी कि जनता बहुत भोली है। चुनाव के पहले ये कुछ ना कुछ ऐसे आडंबर इन्होंने किए और ड्रामे, स्वांग, ढोंग रचा करके जनता को इन्होंने बेवकूफ़ बना लिया 2019 में। इस कारण से ये रिपीट हो गए। लेकिन अब क्योंकि समय बहुत हो गया है और लोग इस चीज़ को देख चुके हैं, तो 2024 में आपको बिल्कुल विपरीत स्थिति देखने को मिलेगी। और आगामी विधानसभा चुनावों में बिल्कुल, मैं तो कह चुका हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तराखंड को क्या देखते हैं? क्योंकि उत्तराखंड में आपने पढ़ाई करी, बहुत समय आपने देहरादून में बिताया और आज हम देहरादून में ही बैठे हैं, तो क्या स्थिति उत्तराखंड की लगती है कांग्रेस की? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में भी सरकार बनाएगी, क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से यहाँ कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है और जनता के बीच हमारे कार्यकर्ता जाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ कई बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार रही है जब से उत्तराखंड प्रदेश बना है। हाँ, ऐसा होता आया है और तो लोग भी जानते हैं कि भाई अब इन लोगों से, और ये समय नहीं है अब भाजपा के लिए, तो यहाँ उत्तराखंड प्रदेश के लोग उत्तराखंड की कमान कांग्रेस पार्टी के हाथ में देने के लिए जा रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा चुनाव का तो आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनाएगी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि कोविड भी है और चुनाव भी है 5 राज्यों में, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या अपील करेंगे? 5 राज्यों के लिए क्या अपील करेंगे? क्योंकि कोविड भी है और वोट भी ज़रूर करना है लोगों को, तो क्या हमारे चैनल के द्वारा क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं ये अपील करना चाहता हूँ इन 5 राज्यों के लोगों से, वोटरों से, कि अपने मत का, अपने वोट का कास्ट करने के अधिकार का प्रयोग करें, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अवश्य वोट डालना है। चुनाव आयोग ने भी कई कदम उठाए हैं, वोटिंग का टाइम बढ़ा दिया है। कोरोना पॉजिटिव, जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए शायद घर से बैठ के वोट डालने की भी व्यवस्था की जा रही है। तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए और मास्क का प्रयोग करते हुए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हुए, क्योंकि इन सब चीज़ों की व्यवस्था पोलिंग बूथों पर भी की जा रही है, तो उन सारे प्रोटोकॉलों का पालन करते हुए आपको वोट डालने के लिए अवश्य जाना है। ये चुनाव, क्योंकि ये जो चुनाव है ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा त्यौहार होता है
तो इसको मनाना है और सब लोग वोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। ख़ास तौर पे मैं युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ, और युवाओं में भी उन युवाओं से जो फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं, उनकी संख्या लाखों में है 5 स्टेट में। फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं कि आप लोग निकलें, जाएं, पूरे प्रोटोकॉल का पालन करें और अपने वोट को कास्ट करने का काम करें। युवाओं के लिए कुछ आखिरी बात कहें शेर व शायरी में। अरे नितिन जी, देखिए शेर व शायरी में क्या, जो नौजवान है इस देश का, मैं तो हमेशा उनके लिए कहता हूँ कि मेरे नौजवान दोस्तों, पर्वतों से जो लड़ जाए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो भिड़ जाए उसे नौजवान कहते हैं। तो मेरे नौजवान साथियों, आप लोग उठिए, और मैं आपसे अपील करता हूँ कि क्योंकि चुनाव सामने है, इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और प्रदेश को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और अपने भविष्य को बचाने के लिए आप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट करें और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिता करके भेजें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अफजल सिद्दीकी साहब, जिन्होंने यूपी की बात करी, 5 राज्यों में चुनाव की बात करी और खुलकर अपनी बात रखी, आने वाला कल कांग्रेस का बताया। और इन्होंने बताया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ना केवल यूपी में, पूरे देश में ये नारे की गूंज आ चुकी है। और बीते विधानसभा चुनाव में भी इनका कहना है कांग्रेस मजबूत होगी और 24 में आने वाला कल भी कांग्रेस का होगा। नितिन गुप्ता, जय भारत टीवी, देहरादून।